चिंपैंजी गोरिल्ला आदि अपना मल खा जाते हैं। ये अपने नजदीकी रिश्तेदार का भी मल खा जाते हैं। अगर मनुष्य ऐसा करे तत्काल बीमार हो जाए, उसको अनेक तरह की समस्या। समान डीएनए है तो इस तरह की आदत मनुष्यों में नहीं होना ये बताता है कि डीएनए समान नहीं है। तो इसलिए समान डीएनए का जो मायाजाल भ्रमजाल है पूरी तरह से झूठ है, उसमें कोई सच्चाई नहीं है। मनुष्य से बिल्कुल उल्टा, मनुष्य में 2/3 स्लो मसल है, चिंपैंजी और ओरंगुटान में 2/3 फास्ट मसल है। मनुष्य में 1/3 जो है फास्ट मसल है, चिंपैंजी और ओरंगुटान में 2/3 फास्ट मसल है। तो इसको बताने का उद्देश्य ये है कि जब मांसपेशियों की स्थिति अलग अलग है तो हम ये नहीं कह सकते कि ये समान है। हमारी कर्वेचर में, गोलाई में जो एस शेप है उसमें 10% भी बदलाव आ जाए तो हमारे पैरों में कमजोरी आ जाएगी, चलना फिरना अन्य कार्य मुश्किल हो जाएंगे। उसके विपरीत यदि ये 20% 30% हो तो हमारे दोनों पैर काम नहीं करेंगे, हमें मल मूत्र का पता नहीं चलेगा और जीवन जीना मुश्किल हो जाएगा, शायद चलना भी मुश्किल हो। आइए अब हम एवोल्यूशन से संबंधित एक मूल अवधारणा पर विचार करते हैं। सामान्यतः एक क्लेम या दावा किया जाता है एवोल्यूशन के समर्थन में। दावा किया जाता है कि चिंपैंजी का डीएनए मनुष्य से 98% तक समान है। कहीं कहीं ये 96% है, कहीं 97% है, कहीं 98%। सामान्यतः ये माना जाता है कि 50 से 60 लाख वर्ष पूर्व चिंपैंजी मनुष्य से अलग हो गया। उससे पहले चिंपैंजी और मनुष्य का पूर्वज एक समान ही था। इस प्रस्तुति में जो भी मैंने सूचना ली है उसमें केविन डी हंट की चिंपैंजी लेसन्स फ्रॉम आवर सिस्टर स्पीसीज नामक पुस्तक से चिंपैंजी संबंधित लिया और भी अन्य स्थानों से लिया। ग्रेज अनोटमी जो अनोटमी की शरीर रचना विज्ञान की सर्वाधिक मान्य पुस्तक है उससे ली है, और ह्यूमन फिजियोलॉजी चैटर्जी की 2 भागों में है जो मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई जाती है, मानव शरीर क्रिया विज्ञान, उसको लिया है। ये बताने का मुख्य उद्देश्य ये है कि जो भी सूचना हमने ली है वो मान्यता प्राप्त है, अंतर्राष्ट्रीय स्रोत से मान्यता प्राप्त है, उच्च कोटि की है। इसमें कोई भी सूचना ऐसी नहीं है जो हमने निम्न स्तरीय या एनसीईआरटी की 8वीं 10वीं 11वीं 12वीं की पुस्तक से ली हो। सबके सब उच्च स्तरीय रेफरेंस है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकार्य है। ये देखिए अब एक चित्र है, अमेरिकन म्यूजियम ऑफ नेशनल हिस्ट्री की वेबसाइट से लिया है जो दाईं ओर है, और बाईं ओर एक चित्र है जो डीएनए लर्निंग सेंटर से लिया है। ये जो क्लेम है, दावा है, घोषणा है समानता की, ये डीएनए लर्निंग सेंटर नाम की संस्था भी कर रही है। ये प्रतीकात्मक चित्र है जो बता रहा है कि कोई कॉमन एंसेस्टर था जिससे आधुनिक मनुष्य और चिंपैंजी दोनों इवॉल्व हुए और दोनों में 98% तक समान डीएनए। जो दाईं ओर चित्र है उसमें चिंपैंजी, ह्यूमन और चूहे का डीएनए का एक सिंबॉलिक आउटलाइन, प्रतीकात्मक चित्र दिखाया गया है। सामान्यतः ये माना जाता है कि ये इतनी बड़ी संस्थाएं हैं जो डीएनए पे काम कर रही हैं, अगर इनने कुछ कहा है तो उसको मानना चाहिए। आइए अब इस पर विचार करें। एवोल्यूशन आज से लगभग 150 साल पहले एवोल्यूशन का आइडिया समाज में बहुत तेजी से फैला और पहले दिन से ही एक बुरी स्थिति थी एवोल्यूशन में। हमेशा ही वो क्लेम किए जाते, हमेशा ही उद्घोष दावे किए जाते जिनको किसी भी तरह वेरीफाई करना मुश्किल था। ये आरंभ में भी था, अब भी है और भविष्य में भी रहेगा। और जैसे ही वो दावा झूठा सिद्ध होता तो एवोल्यूशन के पक्ष वाले ये नहीं कहते कि हाँ हमने झूठ बोला था। यहां मैं कह रहा हूं जानकारी का अभाव नहीं, सोच समझकर जानबूझकर बोला गया झूठ होता है और उसको किसी भी तरह वेरीफाई करना लगभग असंभव होता है। जब एक समय आता है कि किसी कारण से वह सूचना सार्वजनिक रूप से झूठी सिद्ध हो जाती है, तब फिर एक नया प्रोपेगेंडा, नया प्रपंच, नया हेराफेरी रची जाती है और उसको एवोल्यूशन का प्रमाण दिया जाता है। अब जैसे 1892 में अर्नेस्ट हैक्कल की ये ड्राइंग है। अर्नेस्ट हैक्कल ने कहा था कि मछली, कछुआ, बछड़ा, खरगोश आदि के गर्भस्थ भ्रूण भी उसी तरह उन्हीं अवस्थाओं से गुजरते हैं जिनसे मानव का भ्रूण गुजरता है, और ये भ्रूण की समानता ये बताती है कि ये सब एक ही तरह के विकास क्रम में जुड़े हुए हैं, सबका एवोल्यूशन एक ही कॉमन एंसेस्टर से हुआ है। उस समय जब ये क्लेम किया गया, जब
इसको निर्णित करने का साधन बहुत कम थे। हाँ, अमेरिका या यूरोप में कुछ हद तक संभावनाएं थी, क्योंकि वहां गर्भपात की दर उस समय भी काफी उच्च थी। भारत में वो संभव नहीं थे। उसी समय अनेक विद्वानों ने यह कहा था कि यह जानकारी गलत है। कुछ स्रोत हमें बताते हैं कि अर्नेस्ट हैक्कल ने भी स्वीकारा था कि मैंने ये जानबूझकर फ्रॉड किया। कुछ स्रोत बताते हैं जिनके मेरे पास सीधे सीधे वो ओरिजिनल कॉपियां नहीं है, केवल उनके रेफरेंस हैं जो मैं प्रयोग नहीं कर। और अर्नेस्ट हैक्कल के इस दावे को डार्विन ने भी स्वीकार किया था। अब देखिए, इसको लॉजिक की दृष्टि से काटना बहुत आसान है। लॉजिक की दृष्टि से क्यों? यह महत्वपूर्ण बात यह है कि सन 2000 तक एनसीईआरटी की साइंस की +2 की बुक्स में ये सिद्धांत पढ़ाया जाता था। उसी तरह जो अमेरिका में हाई स्कूल स्तर की पुस्तक है, वो मैकग्रो हिल वहां का एक प्रकाशक है, उसकी सन 2000 के एडिशन में मैंने स्वयं देखा हुआ है यही चित्र, कुछ 2-4% वेरिएशन के साथ। जबकि 1960 में अल्ट्रासाउंड की विधा आने के बाद, अल्ट्रासोनोग्राफी के बाद स्पष्ट हो चुका था कि ये झूठ है। उससे पहले भी था। अब आइए इसको एक लॉजिक द्वारा सिद्ध करते हैं कि झूठ कैसे। देखिए, अर्नेस्ट हैक्कल की एम्ब्रियो ड्राइंग को, झूठ को कैसे निकालें। आप एक चित्र देख रहे हैं जिसमें बाईं ओर एक आउटलाइन में गुलाब का पौधा का फूल, पत्तियां हैं, साथ में शाखाएं हैं जिनमें कांटे हैं। अब सबको पता है कि गुलाब की शाखा को अगर बगीचे में लगा दिया जाए तो कुछ दिन में उससे गुलाब का पौधा बन जाए। ठीक इसी तरह दाईं ओर चित्र है बेर का। बेर की शाखा में भी कांटे होते हैं। अगर बेर की शाखा से पत्ते हटा दिए जाएं और ऐसी शाखा चुन के काट ली जाए जो गुलाब जैसी हो रंग रूप में, मोटाई में, तो बेर की शाखा भी गुलाब जैसी ही लगेगी। परंतु क्या बेर की शाखा से गुलाब उग जाएगा? आप में से हर एक कहेगा नहीं, क्योंकि उसकी आंतरिक रचना ऐसी है जो उसको गुलाब उगने नहीं देती। बेर की रचना अलग है, गुलाब की रचना अलग है, भले ही हम ऐसी टहनी ढूंढ लें जो देखने में एक समान हो। तो इसलिए ये जो झूठ है अर्नेस्ट हैक्कल का, ये जो है इस तरह के लॉजिक से आराम से इसको समझा जा सकता है। अब हम बात करते हैं डीएनए की। ये जो लॉजिक मैं समझाया, इसका लॉजिक का उद्देश्य ये कि आप सूचना का स्रोत हमारे पास समस्या हो सकती है, परंतु लॉजिक हमेशा बना रहता, लॉजिक नहीं बदलता। और इस प्रस्तुति में जितनी भी सूचना ली है 100% उन लोगों द्वारा प्रायोजित है जो एवोल्यूशन को स्वीकार करते हैं। इसमें कोई भी सूचना ऐसी नहीं है जो एवोल्यूशन के विरोधियों द्वारा दी गई हो। यहाँ पे सबसे पहले हम डीएनए की डेफिनेशन लेंगे। नेशनल जीनोमिक्स एजुकेशन प्रोग्राम यूके का है, अंतरराष्ट्रीय संस्था है, उससे लिया है। यहाँ रेफरेंस देने का मेरा उद्देश्य केवल डेफिनेशन का ये है कि जो एवोल्यूशन के समर्थक हैं वो क्या करते हैं, 4 बार ही, 4 बार हु, 4 बार हा करके हंस लिए, 4 बार जो है उल्टा सीधा कार्टून बना दिया, उसके बाद ये कह दिया आपको आता नहीं, आपको समझ नहीं, आप जानते नहीं हैं। इस तरह की बातें 10-10 बार दोहरा देते हैं। उसके अतिरिक्त ये कह देते हैं कि एनसीईआरटी किताबों में 10वीं में, 8वीं में, 12वीं में ये दिया ही नहीं है। तो उनका मानना ये है कि जो एनसीईआरटी की आरंभिक पुस्तकों में नहीं दिया है वो तथ्य हो ही नहीं सकता, या जो घुमा फिरा कर दिया है, अगर हमने उसको स्पष्ट रूप से कह दिया तो ये कहेंगे वे आपने उसको गलत कहा। तो ये डेफिनेशन शब्दावली हमारी नहीं है, ये अंतरराष्ट्रीय। ये देखिए क्या कहता है नेशनल जीनोमिक्स एजुकेशन प्रोग्राम यूके का, डीएनए जेनेटिक मटेरियल है जो ऑलमोस्ट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म में स्टोर होता है। बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स डीएनए कहते हैं। अब यहाँ पे ऑलमोस्ट इसलिए कहा कि बहुत कम वायरस आदि ऐसे होते हैं जिनमें आरएनए होता है, लगभग सब में डीएनए से ही होते हैं ऑर्गेनिज्म में। और ये बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल है, इसमें जेनेटिक मैटेरियल है। डीएनए करता क्या है इनके अनुसार? डीएनए के अंदर इंफॉर्मेशन है, इंफॉर्मेशन ग्रो करने के लिए और मेंटेन करने के लिए किसी इंडिविजुअल के लिए जरूरी होती है। वो इंडिविजुअल ह्यूमन भी हो सकता है, एनिमल भी हो सकता है, प्लांट भी हो सकता है, बैक्टीरिया भी, फंजाई भी। ऑर्गेनिज्म में अगर डीएनए में कोई चेंज आती है तो उसमें सिग्निफिकेंट प्रभाव होता है फिनोटाइप्स पे। फिनोटाइप यानी शरीर रचना संबंधी और शरीर क्रिया संबंधी भी। अगर डीएनए में कोई बदलाव है तो शरीर रचना और शरीर क्रियाविधि में बहुत बड़ा बदलाव आएगा। इस फिनोटाइप का था शरीर रचना संबंधी या अपीयरेंस संबंधी। यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये कहने का उद्देश्य ये है कि डीएनए में वो सूचना, इंफॉर्मेशन है जिससे शरीर की रचना और क्रिया का निर्णय होता। अब एक और स्थान से रेफरेंस लेते हैं, नेशनल ह्यूमन जीनोम रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा
वो भी डीएनए मॉलिक्यूल्स कहते हैं जेनेटिक इंफॉर्मेशन को कैरी करता है और ये बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन का बैकबोन है। ये इंस्ट्रक्शन देती है जो प्रोटीन बनाने के लिए या आरएनए बनाने के लिए जरूरी होते हैं। एक और डेफिनेशन देख लेते हैं YoungerGenome.org। ये भी अंतरराष्ट्रीय उच्च स्तरीय संस्था है। डीएनए लंबा मॉलिक्यूल है, यानी कि बड़े आकार का मॉलिक्यूल है जिसके अंदर जेनेटिक कोड होता है। क्या है आगे डीएनए में, क्या है, ये रेसिपी बुक की तरह है। रेसिपी बुक क्या होती है, जैसे कोई हमारे को भोजन बनाना है तो उसके क्रम चरण उसमें लिखे हुए हैं, इंग्रेडिएंट लिखे हुए हैं, किस तरह मिलाना, कितना क्या करना, उसको रेसिपी बुक बोलते हैं। तो ठीक ऐसे ही डीएनए एक इंफॉर्मेशन है, रेसिपी बुक है जो प्रोटीन बनाने के लिए जरूरी होती है किसी भी इंडिविजुअल के साथ। डीएनए के जो सीक्वेंस के डीएनए क्रोमोसोम से होता है, क्रोमोसोम के छोटे छोटे अंशों को हम जीन्स कहते हैं। अब यहाँ डीएनए का स्पष्टीकरण का उद्देश्य ये था कि डीएनए सेम है तो शरीर रचना सेम होगी, डीएनए अलग है तो शरीर रचना अलग होगी। ये तीन मैंने इन सूचनाओं से आपको सिद्ध किया है। अब जरा देखिए, आप में से अधिकांश ने कभी ना कभी मकान, दुकान आदि बनवाने का ब्लूप्रिंट या नक्शा मैप देखा। जितने भी ब्लूप्रिंट होते हैं सब ब्लू कलर की एक सेमी ट्रांसपेरेंट पेपर पे लाइनें, आउटलाइन होती है। उस लाइन से हमें ये नहीं पता चल सकता कि जो मकान बनेगा उसकी दीवार का रंग कैसा होगा, उसकी दीवार होगी या क्या होगा, क्योंकि सब ब्लूप्रिंट बड़ा होगा छोटा होगा जब तक हम उस ब्लूप्रिंट को सूक्ष्मता से नहीं समझते। एक 1000 मीटर का वर्ग मीटर का बिल्डिंग हो या 100 वर्ग मीटर की बिल्डिंग हो, दोनों का ब्लूप्रिंट, दोनों का मैप एक ही साइज का हो सकता है। A4 के पेपर के साइज का या A3 या A2 के साइज का ब्लूप्रिंट हो सकता है। उससे आप कितना ही बड़ा मकान, कितना ही छोटा मकान बनाइए, ब्लूप्रिंट देखने में एक जैसा होता है परंतु उसका इंस्ट्रक्शन अलग अलग होती है। तो जैसा डीएनए है वैसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी होती है, जैसा ब्लूप्रिंट है वैसी बिल्डिंग है। हम ये नहीं कह सकते एक ही ब्लूप्रिंट था परंतु बिल्डिंग या अलग अलग बनाई। जैसे इसमें देखिए, ऊपर एक ब्लूप्रिंट का मैंने एक अप्रोक्सीमेट आइडिया दिया है, नीचे 3 अलग अलग बिल्डिंग है। तो क्या जो इनपुट इंस्ट्रक्शन ब्लूप्रिंट है ऊपर, वो और नीचे की बिल्डिंग एक दूसरे जुड़ी हुई है? नहीं। ऊपर के ब्लूप्रिंट से तीनों बिल्डिंगें नहीं बनाई जा सकती क्योंकि ऊपर का ब्लूप्रिंट अलग है, नीचे की बिल्डिंग है बिल्कुल एक दूसरे से अलग है। तो ये दावा करना कि एक ही ब्लूप्रिंट से तीनों बिल्डिंगें बनी हैं, ये दावा सत्य के विपरीत है। अब आइए हम शरीर की अंगों की रचना और क्रिया के विषय में विचार करते हैं। सबसे पहले हम शरीर में एक खास कोशिकाएं, खास सेल्स होती हैं या टिश्यू भी होता है जिसको न्यूरॉन्स बोलते हैं। दाईं ओर एक न्यूरॉन का माइक्रोस्कोप में देखा हुआ बड़ा साइज का चित्र है। न्यूरॉन्स हमारे शरीर में सूचनाओं को ले जाते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पे, मुख्यतः ब्रेन में और रीढ़ की हड्डी या स्पाइनल कॉर्ड में होते हैं। उसके अलावा पूरे शरीर में भी होते हैं। अब जरा ध्यान दीजिएगा, चिंपैंजी में 28 बिलियन न्यूरॉन्स हैं, ह्यूमन में 86 बिलियन न्यूरॉन्स हैं। चिंपैंजी में 28 बिलियन, यही सूचना मैंने केविड डी हंट की किताब चिंपैंजी से ली है, और ह्यूमन में ये सूचना ली है brainfacts.org से। चिंपैंजी से मनुष्य में 3 गुना न्यूरॉन्स हैं और हमारा ये क्लेम के उनमें सेम डीएनए पूरी तरह गलत है, क्योंकि डीएनए अलग होगा तभी जो है न्यूरॉन्स अलग अलग होंगे, न्यूरॉन्स की संख्या अलग होगी। इसलिए दावा 100% गलत है, चिंपैंजी और मनुष्य का डीएनए एक साथ। अब आइए मांसपेशी की बात करते हैं। हमारे शरीर में मुख्यतः 3 तरह की मांसपेशियां होती हैं। एक होती है स्केलेटल मसल या ऐच्छिक मांसपेशियां जो हाथ पैर में होती है, मुख्यतः कमर आदि में भी होती हैं पर मुख्यतः हाथ पैर में होती है। उसके बाद अनैच्छिक मांसपेशियां होती हैं, इनवॉलेंट्री, ये पेट आदि में होते हैं। तीसरा कार्डियक या हृदय की मांसपेशियां। हम केवल यहाँ पे ऐच्छिक मांसपेशियां जो हाथ पैर में होती हैं उनकी बात करेंगे। ये जो सूचना मैं दे रहा हूँ ये science.org और innerbody.com 2 जगह से निश्चित की गई, और भी जगह से आप देखेंगे तो ये ग्रेज एनाटॉमी में भी यही है और चटर्जी फिजियोलॉजी में भी यही है। यहाँ पे मेरे को एक से ज्यादा रेफरेंस देने का उद्देश्य है यह कि आप इस सत्य को आराम से निश्चित कर सकते हैं। जिनमें भी ऐच्छिक मांसपेशियां होती है, वोलेंट्री मसल होती है, वोलेंट्री मसल
दो तरह के फाइबर से या धागे जैसी रचना से बनी हो। एक फास्ट ट्विचिंग फाइबर होते हैं, एक स्लो ट्विचिंग फाइबर होते हैं। फास्ट ट्विचिंग फाइबर वो होते हैं जो तेजी से सिकुड़ते हैं, तेजी से फैलते। स्लो ट्विचिंग वो होते हैं जो बहुत धीरे से सिकुड़ते हैं और धीरे से फैलते हैं। तो अब स्लो ट्विचिंग वाले लंबे समय तक सिकुड़े रह सकते हैं, जिसके कारण हमारी मांसपेशियां लंबे समय तक काम कर सकती हैं बिना थके। उसके ऊपर फास्ट ट्विचिंग तेजी से काम करती हैं, परंतु वो जल्दी थक जाते हैं। स्लो ट्विचिंग में माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया वो होते हैं जो एनर्जी देते हैं सेल को, और फास्ट ट्विचिंग में माइटोकॉन्ड्रिया अपेक्षाकृत कम होते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, अंतर बहुत ज्यादा है, इसलिए डीएनए अलग होगा। मनुष्य में लगभग 2/3 मांसपेशियां स्लो होती हैं और 1/3 मांसपेशियों के फाइबर, या मांसपेशियां नहीं, क्षमा कीजिए, मांसपेशियों में मिलने वाले फाइबर यानी धागे जैसी रचना वो फास्ट हो। ये रेफरेंस मैं science.org और नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन से दे रहा हूं। उसके अलावा एनाटॉमी की बुक, फिजियोलॉजी की बुक में भी यही है। ह्यूमन में 2/3 स्लो मसल फाइबर होते हैं और 1/3 फास्ट मसल फाइबर होते हैं। पशुओं में, बंदर जाति के पशुओं में केवल पिग्मी लोलोरिस नाम का प्राणी ऐसा होता है जिसमें 2/3 स्लो मसल और 1/3 फास्ट मसल। इसके विपरीत चिंपैंजी हो, ओरंगुटान हो, बैबून आदि हो, सब में लगभग यही है। फिर वही रेफरेंस science.org और नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन से मैंने लिया है इसका। 2/3 फास्ट मसल्स होती हैं इसमें और 1/3 स्लो मसल्स होती हैं। मनुष्य से बिल्कुल उल्टा, मनुष्य में 2/3 स्लो मसल हैं, चिंपैंजी और ओरंगुटान में 2/3 फास्ट मसल है। मनुष्य में 1/3 जो है फास्ट मसल है, चिंपैंजी और ओरंगुटान में 2/3 फास्ट मसल है। तो इसका बताने का उद्देश्य ये है कि जब मांसपेशियों की स्थिति अलग अलग है तो हम ये नहीं कह सकते कि ये समान हो, डीएनए समान हो। अब जरा देखिएगा, हमारे हाथ पैर में कुल मांसपेशियां कितनी होती हैं अनुपातिक रूप से, मतलब रेशो का विचार करें, कंपैरिजन का विचार करें, तब ये डेटा भी नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन से लिया गया। देखिए, मनुष्य में हाथों में, अपर लिम्स बोलते हैं इसको हम, फोर लिम्स भी बोल सकते हैं, हाथों में 20% ही मांसपेशियां, जो इच्छिक मांसपेशियां उसका 20% हाथों में, जबकि 60% उसका पैरों में है, कमर और पैरों में। यानी कि हाथों से 3 गुना ज्यादा नीचे के अंगों में, कमर और पैरों में है। इसके तो ओरंगुटान में 46, गोरिल्ला में 37 और चिंपैंजी में 36% अपर लिम्ब में होती हैं, और 35% ओरंगुटान में, गोरिल्ला में 43 और चिंपैंजी में 46% लोअर लिम्ब होती है। इसका अर्थ आप समझिएगा कि इनमें मनुष्य में हाथ से पैर में 3 गुना होती है। इनमें किसी में भी पिछले उसमें या तो हाथ से पैर में कम है या फिर पैर में समान भी हैं या ज्यादा भी, तो इतना अंतर नहीं है। अगर समान डीएनए होता अंतर बहुत ज्यादा हो, समान अंतर उतना ही होता, 60 और 20 वाला अंतर होता, वो नहीं है। अब एक और देखिए, हम सबके रीढ़ की हड्डी है, स्पाइन बोलते हैं, जिसको वर्टिब्रल कॉलम भी बोलते हैं। अब ये बहुत महत्वपूर्ण है। अगर इसकी रीढ़ की हड्डी, मनुष्य की रीढ़ की हड्डी एस शेप कर्वेचर होती है, यानी एस आकार की उसमें मोड़ होता है। एक गर्दन से थोड़ा नीचे कमर में मोड़ होता है और दूसरा पेट के नजदीक मोड़ होता है। इसमें एस शेप कर्वेचर बोलते हैं। ये nature.org से लिया गया है, क्योंकि मनुष्य का तो अनेक जगह है, चैटर्जी की फिजियोलॉजी में भी है, ग्रेज एनाटॉमी में भी है। उसके बाद चिंपैंजी में सी शेप कर्वेचर है, यानी कि कमर के नीचे हिस्से के पास ही एक मुड़ाव होता है। अब ये अगर हम हमारी कर्वेचर में, गोलाई में जो एस शेप है उसमें 10% भी बदलाव आ जाए तो हमारे पैरों में कमजोरी आ जाएगी, चलना फिरना अन्य कार्य मुश्किल हो जाएंगे। उसके विपरीत यदि ये 20% 30% हो तो हमारे दोनों पैर काम नहीं करेंगे, हमें मल मूत्र का पता नहीं चलेगा और जीवन जीना मुश्किल हो जाएगा, शायद चलना भी मुश्किल हो जाए 20 से 30% बदलाव आने पर। तो ये तो असंभव है कि अगर एस शेप को सी में या सी को एस में बदल दिया जाए, तो सी को एस में बदलने पे या एस को सी में बदलने पे जीवन की संभावना 0 हो। तो समान डीएनए होने का प्रश्न ही नहीं होता। जब अंतर ही रात दिन का है तो समान डीएनए होने का प्रश्न ही नहीं। उसके अतिरिक्त अगर आप चिंपैंजी की देखें तो चिंपैंजी की ह्यूमरस नाम की, ह्यूमर हाथ की बोन जो होती है कंधे से कोहनी तक की, वो सबसे बड़ी बोन है, हड्डी है। उसके विपरीत मनुष्य की फीमर यानी जंघास्थि जो हिप से लेके घुटने तक की होती है,
वो सबसे बड़ी और मजबूत बोन है। तो ये जो अंतर है ये बताता है कि ये अलग। अब एक अंतर और देखिए, चिंपैंजी और ह्यूमन का। चिंपैंजी का वजन भी और ह्यूमन का, मेल का 65 किलो और फीमेल का 55 किलो लगभग, परंतु नवजात चिंपैंजी का बच्चा 1 से 2 किलो, औसतन 1.5 किलो के आसपास होता है। 1 से 2 किलो, 2 किलो से नीचे रहता है, पर मैंने हाइयर लिमिट 2 ली है। रफली इसको 1.5 किलो के आसपास माना जाता है। जो चिंपैंजी चिड़ियाघर आदि में रखे जाते हैं उनसे ये चीज पता लगा। उसके जो मनुष्य के नवजात शिशु का वजन 2.8 से 3.3 किलो तक है, औसत 3 किलो मान के चलिए आप, यानी कि चिंपैंजी से लगभग औसतन डबल होता मनुष्य के नवजात शिशु। अगर ये समान है तो भैया अलग वजन में डबल क्यों है? कोप्रोफैगी, चिंपैंजी, गोरिल्ला आदि अपना मल खा जाते हैं। ये अपने नजदीकी रिश्तेदार का ही मल खा जाते हैं। अगर मनुष्य ऐसा करे तत्काल बीमार हो जाए, उसको अनेक तरह की समस्या हो जाए। समान डीएनए है तो इस तरह की आदत मनुष्यों में नहीं होना ये बताता है कि डीएनए समान नहीं है। तो इसलिए समान डीएनए का जो मायाजाल, भ्रमजाल, पूरी तरह से झूठ है, उसमें कोई सच्चाई नहीं है।